तो देखो अपन पढ़ रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि एक टेस्टिकुलर लूबिल्स में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सभी लोग इधर ध्यान देंगे। अब आ जा रही है सभी को? ठीक है, पीछे ओके। तो देखो सभी लोग इधर ध्यान देंगे कि जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसमें बाहर भी 2 सेल, उसके अंदर भी 2 सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड और इनसाइड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड वाले पार्ट को, स्पेस को क्या बोला था हमने? इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था। क्या बोला था? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट थी भाई? 2 सेल्स प्रेजेंट थी, पहली और दूसरी। पहली वाली जो सेल उसको बोला था हमने क्या? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या बोला था? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। और जो दूसरी सेल थी उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। यही बोला था ना। अब अगर अपन बात करते हैं इनसाइड की, तो इसके इनसाइड भी 2 तरह की सेल थी। एक तो क्यू लाइक और एक कॉलम लाइक। क्यूब लाइक सेल को हमने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया। इसी स्पर्मेटोगोनिया को हमने क्या बोला था? इमेच्योर जर्म सेल्स। अभी नोट नहीं करना है, जब मैं इधर समझाता हूं तब तुम नोट करते हो। इमेच्योर जर्म सेल्स। कॉलम लाइक जो सेल्स होती हैं उनके भी अपन ने डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे थे, जैसे कि सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स, सब टेंटाकुलर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स। इधर देखो, इतना अपन ने पढ़ लिया था। ये जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस सेल्स है ये तो किसमें हेल्प करेगी? इम्यूनिटी में। ठीक है, अब जो होती है कौन सी सेल्स? लीडिंग सेल्स। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसको एंड्रोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन की एक कैटेगरी होती है, उसकी कैटेगरी में कौन आ जाता है? टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। दूसरी है कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। और ये क्या बना देती है? स्पर्म बना देती है। ठीक है, अब कौन सी वाली बच गई है? सर्टुली सेल। सर्टुली सेल का जो काम होता है, एक काम तो इसका क्या है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। भाई कुछ स्पर्म्स मर भी तो जाएंगे ना, तो उनका क्या करवाना पड़ेगा? फेगोसाइटोसिस। ये कौन करती है? सर्टुली सेल करती है। दूसरा काम क्या होता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट भी कौन प्रोवाइड करवाता है? सर्टुली सेल्स। तीसरा काम, कुछ फैक्टर भी तो रिलीज करती है, रिलीज सम फैक्टर। और ये फैक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, AMH। AMH का फुल फॉर्म मैंने आपको कल बताया था,
एंटी मुलेरियन हार्मोन। पीछे वाले तुम्हारा भाई ध्यान नहीं है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। दूसरा कौन सा है, एबीपी। एबीपी होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फंक्शन में अभी वापस और बता दूंगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या होता है, इनहिबिन। इनहिबिन का काम क्या होता है, किसी भी चीज को इनहिबिट करना। तो ये किसको इनहिबिट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को। और लास्ट वाला कौन सा है, एरोमेटेज, जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को किसमें कन्वर्ट करवाता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये 4 चीज हो गई है। अब देखो फिर अपन ने कल ये 2 बातें करेगी कि एक जो सेल होती है वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है और एक स्पर्मियोजेनेसिस में करती है। तो ये जो सर्टोरी सेल्स होती है ये तो किस में हेल्प करती है, हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब ये जो चारों के चारों जो सीक्रेशन है ना वो किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में। और ये वाली जो होती है वो हेल्प करती है किसमें, helps in स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी 2 सेल, उसके अंदर भी 2 सेल। अंदर की जो 2 सेल होती है उसमें एक तो होती है क्यूब लाइक सेल और एक होती है कॉलम लाइक सेल्स। जो क्यूब लाइक सेल्स होती है इसी का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। इसी को बोला जाता है इमेच्योर जर्म सेल्स। ये मियोसिस डिवीजन करके क्या बना लेती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवा देती है। जो कॉलम लाइक सेल्स होती है उनको बोला जाता है सर्टोली सेल, उन्हीं को बोला जाता है नर्स सेल, उन्हीं को बोला जाता है सपोर्टिंग सेल, उन्हीं को बोला जाता है सब टेंटाकुलर सेल्स, उन्हीं को बोला जाता है सब टेंटाकुलर सेल्स। इनके काम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पहला काम फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस जब भी होगा किसका होगा, डेड स्पर्म का होगा जो मर चुके हैं। दूसरा काम क्या होता है इनका, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, इसलिए तो उसको क्या बोला है, नर्स सेल्स। तीसरा होता है कुछ फैक्टर भी रिलीज करते हैं जैसे कि एबीपी, एएमएच। एएमएच मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। जैसे कि मैंने को आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, एक होती है मुलेरियन डक्ट, एक होती है वोल्फेन डक्ट। जो मुलेरियन डक्ट है वो किसका फॉर्मेशन करवाना चाहेगी, फीमेल का, लेकिन हमें क्या बनवाना है, मेल। तो उसको सप्रेस करना पड़ेगा, उसके एंटी होना पड़ेगा। तो ये कौन सा रिलीज कर देती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। दूसरा होता है कि जैसे मैंने बताया कि स्पर्म का प्रोडक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए, हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन बना कौन रहा है, बाहर वाली सेल बना रही है। तो इसको बाहर से अंदर लेके आना भी तो पड़ेगा, इसको बाहर से अंदर बांधना भी तो पड़ेगा। तो बांधने का काम या फिर बाइंड करने का काम कौन सा करता है, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन कौन सा यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन है। तीसरा होता है इनहिबिन। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो स्पर्म कम बनेंगे कि ज्यादा बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अब जितने ज्यादा स्पर्म बनेंगे तो उतना ही ज्यादा इसको क्या, उनको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए होगा। अब न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, सर्कुलरी सेल का। तो इसके ऊपर ज्यादा लोड आने लगेगा। तो अगर ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगा तो ये कौन सा रिलीज कर देती है, इनहिबिन, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा कम हो जाए, उसको इनहिबिट कर देती है। फिर होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो आ ही गया है, इसको थोड़ा सा किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, एस्ट्रोजन में, विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, एरोमेटेज। और ये चारों फैक्टर किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में। ये कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। जो बाहर जो सेल होती है वो तो होती है एक कौन सी, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, और एक होती है कौन सी सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स। इसी इंटरस्टिशियल सेल को ही बोला जाता है क्या, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या करती है, रिलीज एक सेक्स हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोटीन नेचर का होता है कि स्टेरॉइड नेचर का होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है। और इसको क्या बोल दिया जाता है, एंड्रोजन। और जो हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्लियर है इतना। अब देखो इधर, अब देखते हैं अपन हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है ना, हार्मोनल कंट्रोल। सबसे पहले कोई भी अगर हार्मोन निकलता है तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है,
हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जो कि किस पे फंक्शन करेगा, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी में भी कौन सी वाली, एंटीरियर। ये जो हार्मोन निकलता है इसको बोला जाता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो होता है FSH और एक होता है LH। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो FSH होता है, ध्यान से इधर देखिए, जो FSH होता है वो कौन सी वाली सेल पर काम करेगा, और ये जो LH होता है वो कौन सी वाली सेल पर काम करेगा। तो ये तो काम पे किस पे कर देता है, सर्टोली सेल पर, और ये लीडिंग सेल पर। अब इन सेल पर जब काम करते हैं ये इनको स्टिमुलेट देंगे। स्टिमुलेट किस चीज के लिए, रिलीज करवाने के लिए। क्या रिलीज करवाने के लिए, लीडिंग सेल से बताओ क्या रिलीज हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन। और इससे क्या रिलीज हो रहा था, AMH, ABP, इनिबिन। अब ये जो इनिबिन है रिलीज किससे हो रहा है, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल किसके इन्फ्लुएंस में इसको रिलीज कर रही है, FSH के। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि जो इनिबिन है ना, काम क्या कर रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिबिट करेगा। तो इसका मतलब कभी आपने नाम सुना, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अगर खुद कोई भी चीज अगर ज्यादा है और वो दूसरे को कम करवा रही है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाता है। अगर खुद भी ज्यादा है और सामने वाले को भी ज्यादा करवा दिया तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो देखो, जब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है तो क्या रिलीज किया, इनिबिन। अब इनिबिन क्या करवा देगा, इनिबिट करवा देगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ये देखो वापस से जो इनिबिन होता है ना, वो स्टिमुलस देता है किसको, हाइपोथैलेमस को। वो स्टिमुलस देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये स्टिमुलस देता है किसको, FSH को। तो देखो ये ज्यादा हुआ तो इसने क्या करवा दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करवा दिया। तो ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, ये खुद ज्यादा हुआ तो इसने सामने वाले को कम करवा दिया है तो नेगेटिव हुआ। ये भी नेगेटिव फीडबैक, ये भी नेगेटिव फीडबैक और ये भी नेगेटिव फीडबैक। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो इनिबिन होता है ना, वो मेनली किसको नेगेटिव फीडबैक देता है, दे तो तीनों को ही रहा है, मेनली किसको देगा, FSH को देगा। क्योंकि ये किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज कर रही है, अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना। तो किसको देता है ये, FSH को। तो ये याद रख लेना कि मेनली किसको दिया है, FSH को दिया है। ये सारी सब चीजें मिलकर के सर्टोली सेल वाली है। ये हेल्प किस में करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस में। और ये जो टेस्टोस्टेरोन वाला है ये हेल्प किस में करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या तुम्हें? स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। ठीक है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं कई बार अपन। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो जाते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो मैं वापस से एक बार रिकैप करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था टेस्टिस। जो टेस्टिस पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, दो टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, वो स्क्रोटम में पाए जाते हैं। स्क्रोटम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होती है, एब्डोमेन के बाहर पाई जाती है। और बाहर पाए जाने का रीजन, उसमें जो टेस्टिस पाए जाते हैं हर एक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस मिलता है। टेस्टिस बॉडी से बाहर पाए जाने का रीजन क्यों होता है, क्योंकि इनको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थोड़ा सा बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हो गया इतना। उसके बाद में जो टेस्टिस होते हैं इसके अंदर
प्रत्येक टेस्टिस में, एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती है। मैंने क्या बोला है, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती है, क्यूब लाइक और कॉलम लाइक, और उसके बाहर भी दो तरह की सेल पाई जाती है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स और लीडिंग सेल्स। इसके बाहर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। ब्लड वेसल्स पाए जाने का लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है, कौन सी होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है। उसमें वेस्कुलोसा का मतलब भी क्या है, उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। और ये किसको वो करती है लाइन, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। तो अपन ने ये जो डायग्राम बनाया एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का ही तो बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी। अब ये जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है, क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी मिलती है, 1 से 3 मिलती है। हर एक सेल के अंदर 2 सेल, हर एक सेल के बाहर 2 सेल्स, और इन्हीं में क्या हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है। अच्छा, स्पर्म का प्रोडक्शन होता कौन सी वाली सेल में है, क्यूब लाइक में कि कॉलम लाइक में, क्यूब लाइक में होता है कि कॉलम लाइक में होता है, क्यूब में या कॉलम में, क्यूब वाली में होता है। तो देखो यहाँ पर स्पर्म बन बन के बाहर आएंगे, किसी कैविटी में आएंगे ना, कैविटी में आने के बाद में ये क्या है, सर्टुली सेल है। इनका जो स्पर्म का जो हेड है, इस सर्टुली सेल में क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, और उसी से फिर क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन वगैरह ले लेता है। अब जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेता जाएगा, इधर से बन बन के वो बाहर आते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे। तो ये जो बाहर आने का प्रोसेस है, इसके लिए भी अलग अलग से डेफिनेशन होती है। जैसे कि एक होती है स्पर्मिएशन, एक होती है सेमिनेशन, एक होती है एजेकुलेशन, एक होता है इंसेमिनेशन, वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो ये आपको क्लियर है सबको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाला, करो इसको नोट। कर लिया था नोट है? आगे करिए नोट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो जो स्पर्म होता है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो हेड वाला रीजन होता है, इसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है एक्रोसोम। अभी बनाना नहीं है, ठीक है। जो हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है क्या, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, कौन से होते हैं अभी बता देंगे।
एक्रोसोम के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस भी मिलता है। क्या मिलता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस मिलता है। इसी न्यूक्लियस के जस्ट नीचे सेंट्रियोल पाया जाता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक जो पहले वाला होता है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो सेकंड वाला होता है, जो दूर वाला होता है, उसको बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये वाला पार्ट कौन सा है, हेड, ये वाला कौन सा है, नेक वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है हेड और नेक के बाद में, वो होता है मिडिल पीस। कौन सा वाला पार्ट होता है, मिडिल पीस। इस मिडिल पीस वाले में माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है। ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल अरेंजमेंट, स्पाइरल, जिसको बोल दिया जाता है निवेनकन शीथ। क्या बोल दिया जाता है, निवेनकन शीथ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता होगा, एनर्जी। ठीक है, तो स्पर्म को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। एंडिंग जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है टेल। कभी आपने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा होगा। सेंट्रियोल में जो स्ट्रक्चर होती है, रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। ठीक है, तो ये 9 रॉड पाई जाती हैं। याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मत करना। अब ये पूरा जो स्पर्म होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको बोल दिया जाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेबलिंग करते हैं। सबसे बाहर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम के लिए याद रखना कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा है, कैप लाइक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, जो कि कैसा है, इलोंगेटेड है। और हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। यह है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये वाला कौन सा है, डिस्टल सेंट्रियोल। इन दोनों के आपको फंक्शन भी याद रखने हैं कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका काम क्या होता है, इट स्टार्ट्स क्लीवेज इन जाइगोट। जाइगोट में क्या है, क्लीवेज करवाएगा ये। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसका काम क्या होता है, गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। इससे क्या निकलता है,
एक्सियल फिलामेंट निकलता है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको बोला जाता है निवेनकन शीथ। और माइटोकॉन्ड्रिया तो एक किसका सोर्स हो जाएगा? एनर्जी सोर्स। यह है एक्सियल फिलामेंट। चार पार्ट कौन कौन से बताइए? सबसे पहले हेड, उसके बाद में नेक वाला पार्ट, मिडिल पीस और टेल। तो स्पर्म के चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। आगे सुनो, जो एक्रोसोम होता है कैसी स्ट्रक्चर है? वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है। काम की बात बता रहा हूं, वही देख लेना। एक्रोसोम जो होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, which is filled with enzymes। किससे भरा हुआ रहता है ये? एंजाइम से, which helps in fertilization of egg या फिर ओवम। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो कि जो एक्रोसोम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के अंदर, वो किसके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ। कई बार इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्पर्म लिख देंगे। बात सही है कि गलत है? गलत हो जाएगी, तो तुम ध्यान दे पाओगे? ठीक है। दूसरी बात, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको बोला जाता है स्पर्म लाइसिन्स। क्या बोला जाता है? स्पर्म लाइसिन। और ये कैसे होते हैं? लाइटिक एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? लाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ने वाले। क्या करने वाले? तोड़ने वाले। कौन कौन से हैं देखिए, एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। आपने नाम सुना होगा ना, कोरोना रेडिएटर, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन सीपीई। एक होता है जोना लाइसिन, जो कि जोना पेलिसुटा को क्या करता है? लाइसिस करवाता है, तोड़ता है। इसको ही बोला जाता है एक्रोसिन। क्या बोला जाता है? एक्रोसिन। और एक और होता है हाइलुरोनिडेज। कौन सा होता है? हाइलुरोनिडेज। ये क्या होता है? देखो, जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती है ना, वो एक एसिड से जुड़ी हुई होती है, एक सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़ी हुई रहती है, जिसको बोला जाता है हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइलुरोनिक एसिड। अब वो जो सेल्स है, अगर वो आपस में जुड़ी हुई रहेंगी तो उनको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व करवाने का काम किसका होता है? हाइलुरोनिडेज का। वो सेल्स अलग अलग हो जाती हैं, फिर नंबर किसका आ जाता है? कोरोना रेडिएटर आ जाता है। तो ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम उसको भी डिसॉल्व करवा देता है, फिर उसके अंदर चला जाएगा। फिर कौन सी मिलेगी? जोना पेलिसुटा मिलती है। तो जोना पेलिसुटा को लाइसिस करने वाला कौन सा एंजाइम है? जोना लाइसिन है। तो ये हेल्प करते हैं किसका? पेनिट्रेशन करवाने में। ये सारे के सारे जो है एंजाइम्स हेल्प्स इन penetration of sperm into ovum। पहली वाली लाइन में क्या गलती हो सकती है? फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म दे दिया। इस वाली लाइन में क्या हो सकती है कि हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म की जगह ओवम इनटू स्पर्म। तो याद रख लेना कि पेनिट्रेशन ऑफ किसका होता है? स्पर्म का होता है। किस में होता है? ओवम में होता है, ना कि पेनिट्रेशन ऑफ ओवम होता है। कर पाओगे क्या? तो कर पाओगे क्या?
ये जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, कैप लाइक होती है। कैसी होती है, कैप लाइक होती है। करिए नोट। अच्छा, ये मैंने बात आपको लिखवाई दी थी कल कि जो स्पर्म होता है उसके सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी, कौन सा मीडियम जरूरी होता है, बेसिक मीडियम होता है। ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है, 72 आवर्स तक। और इसके लिए जो इसकी मोटिलिटी होती है, इसकी वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इसकी मोटिलिटी पर। और इसकी मोटिलिटी कहाँ से मिलेगी इसको, मोटिलिटी मतलब एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलेगी इसको, मिडिल पीस वाले से मिलती है। नेक्स्ट करो। हो गया। अब देखो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजेकुलेशन, इंसेमिनेशन, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्पर्मिएशन। क्या होती है स्पर्मिएशन, किसी को पता है? स्पर्मिएशन लिबरेशन या फिर रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी की एक और डेफिनेशन होती है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टुली सेल्स into cavity of seminiferous tubules। तो स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में रिलीज होना ही क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है। क्या होता है, स्पर्मिएशन। दूसरा होता है सेमिनेशन। सेमिनेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर आया स्पर्मिएशन, टेस्टिस से बाहर आया सेमिनेशन, बॉडी से बाहर आया इजेकुलेशन। रिलीज ऑफ स्पर्म और सीमेन आउटसाइड द बॉडी। और अगर स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज किया तो इंसेमिनेशन। एंट्री ऑफ स्पर्म या सीमन इनटू फीमेल
जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर है भाई? स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजेकुलेशन और इंसेमिनेशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आना। सेमिनेशन क्या होता है? टेस्टिस से बाहर आना। इजेकुलेशन क्या होता है? बॉडी से बाहर आना। और इंसेमिनेशन क्या होता है? बॉडी से बाहर तो आया ही, लेकिन गया किसमें? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। ये हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। स्कोर करो एक बार नोट। तो देखो कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक कर लिया है, उसकी एक बार रीडिंग लगाते हैं। दिख रहा सभी को? ठीक है भाई। देखो ह्यूमंस आर कौन से रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस होते हैं। पढ़ लिया था अपन ने ये फर्स्ट लाइन। इसके बाद में अपन ने देखा था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। देखते हैं रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होती है ह्यूमंस में वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वाली क्या है? गैमेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म बनेंगे किसमें? मेल में, एंड ओवम बनेंगे किसमें? फीमेल में। पहला प्रोसेस क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, अभी लिखवाया ही है, इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन है, सेमिनेशन अलग होता है, लिखवाया ना चारों। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या बोल दिया है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाता है? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला बनेगा। मोरूला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है किससे? यूट्रस की वॉल से। प्रोसेस का नाम इम्प्लांटेशन हो गया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, इसी को क्या बोल दिया था? गेस्टेशन। और फिर क्या हो जाती है? डिलीवरी, पार्चुरेशन, इसके बाद में लैक्टेशन आ जाता है। ये बात थी, ये अपन ने पढ़ लिया था। ये सारी की सारी जो रिप्रोडक्टिव जो इवेंट होती है कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन दी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। कौन सा डिफरेंस होता है? इन फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन दी ओल्ड मैन, जब तक कि मर नहीं जाएगा चलता रहेगा। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमन अराउंड द एज ऑफ द 50 ईयर्स। मेल के केस में तो ये चलता रहेगा, मतलब दोनों ही प्यूबर्टी पर स्टार्ट होते हैं क्या? नहीं, स्पर्म वाला तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ और ओल्ड एज तक चलता रहेगा। फीमेल में स्टार्ट कब हो जाता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और कब बंद हो जाता है? एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। यही पढ़े थे अपन ने भी। आगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? देखो पहला तो ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? पेल्विस रीजन में होता है। और इंक्लूड क्या क्या है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, accessory gland और external genitalia। ये इसमें क्या क्या आता है वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले बताओ एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आ जाती है? रेटिटेस्टिस, वासा एफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंट। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आ जाती है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेटर। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम। क्लियर है ना? देखो जो टेस्टिस होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं भाई? आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। का नाम क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम किस में हेल्प करता है? मेंटेनिंग दी लो टेम्परेचर। और कितना लो होना चाहिए? अगर ये आपको ऑप्शन में मिला ही नहीं, ऑप्शंस में अगर दे दिया कि टेम्परेचर के लिए पूछ रहा है, ऑप्शंस कैसे मैं बता देता हूं, 1 3 4 5। क्या आंसर बताओगे? 3 बताना है ना, नियर बाय देख लेना। लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या फिर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इन एडल्ट्स।
ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप और लेंथ क्या होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की कवरिंग क्या होती है डेंस कवरिंग व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, उसका नाम क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसमें ट्यूनिका वेजिनलिस के बारे में क्यों नहीं बताया है क्योंकि वो उसको कंप्लीटली कवर नहीं करती है। तो मेन जो कवरिंग है वो कौन सी है जो डेंस फाइबर का कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Seminiferous tubules के अंदर क्या बनते हैं sperm का फॉर्मेशन होता है। Each seminiferous tubules is lined on inside by the two types of the cells. इसके अंदर भी दो सेल कौन कौन सी होती है, एक तो मेल जर्म सेल होती है, दूसरी वाली सर्टुली सेल। तो देखो मेल जर्म सेल्स होती है जिसको अपन ने क्या बोला है स्पर्मेटोगोनिया, एंड दूसरी कौन सी होती है सर्टुली सेल्स। मेल जर्म सेल्स अंडरगोज म्यूटक डिवीजन और क्या बना लेती है स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेती है। व्हाइल सर्टुली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल्स या फिर जर्म सेल्स। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीजन को क्या बोला था इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था। क्या बोला था इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था। इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेंस स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसमें क्या मिलती है ब्लड वेसल्स मिलती है और दो तरह की सेल्स भी इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। और दूसरी कौन सी है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंसेस, आगे आ जाएगा देखो। लीडिंग सेल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, और एंड्रोजन भी कौन सा वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट। तो बाहर भी दो सेल होती है और अंदर भी दो सेल्स होती है। बाहर वाली दो सेल्स की इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स और दूसरी लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को क्या बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है और बाहर के एरिया में क्या पाई जाती है ब्लड वेसल्स पाई जाती है। किसका इम्यूनोलॉजिकल का बताया था ना वो कि जैसे अपनी बॉडी में सारी की सारी जो सेल्स है वो कैसी डिप्लॉयड है, लेकिन स्पर्म जो बन रहे हैं वो कैसे हाइप्लॉयड है। तो कई बार आपने सुना ऑटो इम्यूनिटी, कई बार हमारी जो बॉडी होती है वो खुद की सेल्स को ही पराया समझने लग जाती है। तो अब नॉर्मल बॉडी की जो सेल्स है वो तो 2n है और ये 9 जो बॉडी है वो कैसी है n है। तो अपनी बॉडी इनको क्या करने पर चाहेगी मारना चाहेगी, तो इनको मारने से बचाने के लिए कौन सी होती है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होती है। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन सी आ जाती है रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस। सभी लोग इधर ध्यान देंगे व्हाट डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ध्यान से सुनिए, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया। किस में ओपन हो जाती है वासा एफरेंसिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस पहले आएगा कि वासा एफरेंसिया रेटिटेस्टिस, देखो ना इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस फिर वासा एफरेंसिया आएगा थ्रू द वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस। ये एजिटिस लाइन लिखवाई है। The vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of the each testis. The epididymis ये भी आगे है देखो। The epididymis lead to the vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from the seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. कौन से वाले यूरेथ्रा में खुलती है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुलती है। These duct store, इन डक्ट का काम क्या होता है स्टोर का। एपिडिडाइमिस में मैंने लिखवाया था टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, स्टोर भी कर रहे हैं और उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर भी लेके जा रहे हैं, टेस्टिस से बाहर भी लेके जा रहे हैं। तो these duct स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ही स्पर्म जाता है, यूरेथ्रा से ही यूरिन जाता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा स्टार्ट कहां से होता है यूरिनरी ब्लैडर से होता है एंड एक्सटेंड अप टू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटस या फिर यूरिनोजेनिटल मीएटस। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर है। ये देखो ये जो बड़ी बड़ी जो सेल्स है वो कौन सी सेल है सर्टुली सेल्स है और ये जो छोटी छोटी सेल्स है इनको क्या बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये देखो छोटी छोटी है जो क्यूब लाइक है और ये कौन सी है बड़ी सेल्स है। बना दिया। फिर इसमें क्या बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है, ठीक है। बाहर जो होती है कौन सी है इंटरस्टिशियल सेल्स है और बाहरी दूसरी सेल्स। ये देखो जो कलर दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा रेडिश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ब्लड वेसल्स भी इधर ही मिलेंगी। स्पर्मेटोजोआ जब बन के आ जाते हैं तो वो किस पे जाते हैं सर्टुली सेल्स के यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो बाहर की साइड में जो है वो तो क्या बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ और इसके साथ में जो अटैच हो रखे हैं वो कौन है स्पर्मेटिड है। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू का नाम क्या है इरेक्टाइल टिश्यू।
which help in the erection of penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis is called glans penis, which is covered by a loose fold of skin called foreskin या फिर prepuce. The male accessory glands कौन कौन सी होती है? Seminal vesicle, prostate और bulbourethral gland. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium और certain enzyme. अगर आपसे पूछा जाएगा अलग अलग ग्लैंड का तो अपन ने अलग अलग पढ़ लिया है. अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सेमिनल वेसिकल में ज्यादा चीज जो सेमिनल प्लाज्मा में तीन चीजें कौन कौन सी है, तो एक तो फ्रक्टोज बता देंगे, एक कैल्शियम हो जाएगा और एक सर्टेन एंजाइम. ठीक है, फ्रक्टोज अलग ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम में दोनों एक साथ ही होते हैं. सर्टेन एंजाइम में वही प्रोटीन एंजाइम आ जाते हैं ना. द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. ठीक है, यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बाकी की बातें अगली क्लास में.